दोस्तों, आचार्य चाणक्य न केवल महान विद्वान थे बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उनके विचारों और नीतियों ने न केवल उन्हें बल्कि उनके शिष्यों और अनुयायियों को भी शत्रुओं पर विजय पाने में मदद की। आज हम चाणक्य नीति के उन 7 महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपने शत्रुओं से निपट सकते हैं और वह भी उससे बिना लड़े उसे उसकी औकात दिखा सकते हैं। आपका दुश्मन आपके पास आकर खुद माफी मांगेगा। इससे पहले कि आप अपने दुश्मन को तड़पाना शुरू कर दो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हम रोज ऐसी ही चाणक्य की महान नीतियां बताते रहेंगे। और कमेंट में ये बताओ कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। दुश्मन को हराने की पहली रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु को भ्रम में रखना। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने शत्रु को उसके उद्देश्यों और योजनाओं के बारे में भ्रमित कर सकते हैं तो आप उसे आसानी से हरा सकते हैं। शत्रु को कभी भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं या आपकी अगली चाल क्या होगी। ऐसा करने से शत्रु अपने कदम सोच समझकर नहीं उठा पाएगा और उसके फैसले गलत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी युद्ध में आप अपने शत्रु को यह दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी सेना कमजोर है, तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वह हमला करेगा, आप अपनी वास्तविक ताकत से उसे मात दे सकते हैं। इस तरह भ्रम की नीति से आप अपने शत्रु को उसके ही जाल में फंसा सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु की कमजोरी का फायदा उठाना। हर शत्रु के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें अपने शत्रु की कमजोरियों को ढूंढना चाहिए और उनका फायदा उठाना चाहिए। ये कमजोरी शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है या फिर उसकी स्थिति या परिस्थिति से संबंधित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु क्रोधी स्वभाव का है तो आप उसे क्रोधित करके उसकी निर्णय शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। या अगर आपका शत्रु किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो आप उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे हराने के लिए उसे और अधिक कमजोर कर सकते हैं। इस तरह शत्रु की कमजोरियों का सही तरीके से उपयोग करके आप उस पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी रणनीति जो चाणक्य ने बताया है वह है शत्रु के अंदर भय पैदा करना। चाणक्य का मानना था कि भय एक ऐसा हथियार है जो सबसे मजबूत शत्रु को भी कमजोर बना सकता है। अगर आप अपने शत्रु के मन में भय पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वह खुद ब खुद हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। इस तरह भय की नीति से आप अपने शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकते हैं और उसे बिना किसी संघर्ष के हरा सकते हैं। चौथी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु को आपस में लड़ाना। न था कि अगर आप अपने शत्रुओं को आपस में लड़ाने में सफल हो जाते हैं तो वे खुद ही कमजोर हो जाएंगे और आपको उन्हें हराने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यह नीति विशेष रूप से तब काम आती है जब आपके शत्रु की संख्या अधिक हो या जब वे गठबंधन में हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके 2 या अधिक शत्रु एक ही समय पर आपके खिलाफ हों तो आप उनके बीच झगड़ा लगाकर उन्हें आपस में ही उलझा सकते हैं। इससे उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी और वे एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। इस तरह आप बिना किसी प्रत्यक्ष संघर्ष के अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 5वीं रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है समय का सही उपयोग करना। वैसे समय का सही उपयोग कई बार चैनल को सब्सक्राइब करके भी होता है, जो आप नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यह समझो कि चाणक्य का मानना था कि सही समय पर सही कदम उठाना शत्रु पर विजय पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आप अपने शत्रु के जाल में फंस सकते हैं। इसीलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु किसी परेशानी या संकट में है तो यह सही समय हो सकता है उस पर हमला करने का। या अगर आप किसी योजना को लागू करने की सोच रहे हैं तो तब तक इंतजार करें जब तक कि परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हो। इस तरह सही समय का इंतजार करके और अपने कदम को सोच समझकर उठाकर आप अपने शत्रु पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। 6ठी रणनीति
जो चाणक्य ने बताया है वह है शत्रु की जासूसी करना। चाणक्य ने हमेशा अपने शिष्यों को सिखाया कि शत्रु के हर कदम की जानकारी होना आवश्यक है। बिना जानकारी के आप अपने शत्रु की ताकत, कमजोरी और योजना के बारे में नहीं जान सकते। जासूसी के माध्यम से आप शत्रु की हर चाल को पहले से जान सकते हैं और उसके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपका शत्रु कब और कैसे हमला करने वाला है, तो आप पहले से ही उस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार रह सकते हैं। इस तरह जासूसी की मदद से आप शत्रु के हर कदम को विफल कर सकते हैं और उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। 7वीं और अंतिम रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु के साथ संधि करना, लेकिन केवल तब जब यह आपके फायदे में हो। चाणक्य कहते हैं कि हमेशा लड़ाई ही समाधान नहीं होती, कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है, लेकिन यह समझौता तभी करना चाहिए जब यह आपके लिए लाभदायक हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु बहुत शक्तिशाली है और उसके साथ सीधा मुकाबला करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो बेहतर होगा कि आप उसके साथ संधि कर लें। लेकिन इस संधि का उद्देश्य समय पाना और अपनी ताकत को बढ़ाना होना चाहिए, ताकि भविष्य में आप उसे पूरी तरह से हरा सकें। इस तरह संधि की नीति से आप बिना किसी प्रत्यक्ष नुकसान के अपने शत्रु से निपट सकते हैं और सही समय आने पर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य का कहना था कि दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि अपनी योजनाओं को दुश्मन के सामने गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि यदि दुश्मन को आपकी योजनाओं का पता चल गया तो आपकी हार निश्चित है। उन्होंने दुश्मन को भ्रमित करने को भी एक महत्वपूर्ण रणनीति बताया है, क्योंकि जब दुश्मन भ्रमित होता है तभी उसे हराया जा सकता है। चाणक्य की सलाह थी कि अगर दुश्मन शक्तिशाली हो तो उसे सीधे टकराने के बजाय उसकी शक्ति को धीरे धीरे कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ कभी भी सीधे और खुले तौर पर संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करना अधिक प्रभावी होता है। चाणक्य का मानना था कि दुश्मन की कमजोरियों को पहचानना और उन पर वार करना जीत का एक प्रमुख तरीका है। एक और महत्वपूर्ण विचार यह था कि दुश्मन को अपने कार्यों और उसके बारे में भ्रमित रखना चाहिए, ताकि वह सही समय पर सही कदम ना उठा सके। इसके अलावा चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन की ताकत का आकलन करते समय उसकी चालाकी और योजनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसकी ताकत पर ध्यान देना आपकी हार का कारण बन सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ गठबंधन करना एक प्रभावी तरीका हो सकता है, जिससे दुश्मन को पराजित करने में आसानी होती है। चाणक्य ने कहा कि दुश्मन से निपटने के लिए समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गलत समय पर उठाए गए कदम से दुश्मन का फायदा हो सकता है। इस तरह चाणक्य के यह विचार दुश्मनों से निपटने में सतर्कता, चालाकी और सही समय की अहमियत को दर्शाते हैं। इन विचारों के माध्यम से चाणक्य ने बताया कि दुश्मनों से निपटने के लिए धैर्य, चालाकी और रणनीति का सही उपयोग करना आवश्यक है। हम अपने दुश्मन के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन दोस्तों को भूल जाते हैं। आप उन्हें मत भूलिए, बल्कि उनकी मदद कीजिए। इन नीतियों के अलावा भी चाणक्य ने अपने शत्रु को मात देने के कुछ उपाय बताए हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। चाणक्य नीति की माने तो सबसे पहले दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। दुश्मन का हथियार ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है, यानी कि आप दुश्मन की अच्छी व बुरी दोनों बातों के बारे में पता लगाएं। ये पता चलने के बाद आप उसे उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वह अपना आपा खो दे और क्रोधित होकर अपना विवेक भी खो बैठे। दुश्मन से आधी बाजी तो आप वहीं जीत लेते हैं। शत्रु को उसी तरह दुश्मन को घायल कर छोड़ देने पर वे आपको बर्बाद करने का या मारने का मौका ढूंढेंगे और मौका पाते ही आप पर झट से हमला कर देंगे। अपने राज कभी किसी से न बताएं। चाणक्य नीति के मुताबिक जिस प्रकार सूखा पड़ने पर जमीन बंजर हो जाती है, तो सभी उस राज्य को छोड़कर हरे भरे राज्य में प्रस्थान करते हैं, ताकि जनजीवन बचाया जा सके। वैसे ही किसी को अपने सारे राज्य नहीं बताने चाहिए। इसके अलावा शत्रु को मात देने के लिए कूटनीति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
व्यक्ति को अपने दुश्मन को मात देने से पहले उससे जुड़ी जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको दुश्मन की ताकत और कमजोरी दोनों के बारे में पता चलेगा और उसी के आधार पर आप दुश्मन को हराने की रणनीति तैयार कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि दुश्मन को हराने के लिए हमेशा बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यदि कोई आपका अपमान करता है तो गुस्सा करने के बजाय शांत रहें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के समक्ष शांत रहना ताकत का प्रतीक होता है। आचार्य चाणक्य ने इस कथन के जरिए बताया है कि दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अगर वह आपको तकलीफ दे रहा है तो उसके सामने खुश रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के लिए यह ऐसी सजा है जिसका कोई इलाज नहीं। दुश्मन पर जीत हासिल करने का यह अचूक उपाय है जिसमें न किसी हथियार की जरूरत है न ही सहयोगियों की। आप अकेले ही खुश रहकर विरोधियों को ऐसा दर्द देंगे जो सीधे उसके कलेजे पर वार करेगा। विरोधी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो यह उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाएंगे और यह उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है जब कोई अपना हमें धोखा देता है, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपने करीबियों को सजा नहीं दे पाता, क्योंकि वे दिल के करीब होते हैं। ऐसे मौकों पर सबक सिखाना है और बदला लेना है तो उसके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखिए। ऐसा करके आप उसे जिंदगी भर की सजा दे सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र किया है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत काम आती है। जीवन में सफलता पाने के लिए या फिर पति पत्नी के रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए इन नीतियों का पालन किया जा सकता है। चाणक्य नीति में धन कमाने से लेकर गरीबी दूर करने तक के लिए कई उल्लेख किए गए हैं। इसी तरह चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में बताया कि व्यक्ति के अंदर किन गुणों के होने पर वह अमीर बन सकता है। जिन लोगों में यह गुण होते हैं वे आज नहीं तो कल अवश्य अमीरों की गिनती में शामिल होंगे और दुनिया में खूब नाम कमाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया और वह है पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वे लोग घमंड में आ जाते हैं। वे लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर सीधी रहती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो वह जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिन्हें आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए, तभी आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है, आप जितना भी कमाते हैं इसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर कम कर दें। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद ही लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन सी 6 चीजें हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके ला इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्दी कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं
जैसे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज़ खरीद लेना जिसकी हमें हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं हम किसी से कम हैं क्या। वे लोग यह नहीं समझते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, न कि कुछ फ़ायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यह सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे न करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है बस आप वही लें। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल न लें। दूसरी बात है कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वे लुभाने की स्कीम लाती हैं, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज़ भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि पर डिस्काउंट के अंदर वॉच मिल रही है, बल्कि हमारे घर में तो 2-4 वॉच रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फ़ायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को ही फ़ायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी न पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है और उसी चीज़ में हम लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज़्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है, जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाला है, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो ज़रा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं। हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों का पालन नहीं करते। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर ज़मीन खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमें इसमें फ़ायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। हाँ तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज़ न खरीदें। चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रख कर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फ़ोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च न करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं और फिर फ़ोन से पेमेंट करते हैं तो आपको आपके पैसा खर्च होने का ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता, क्योंकि वह पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से पैसा निकाल कर खर्च करते हैं तो आपको महसूस होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देखना, मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फ़ोन से पे करना, जिससे आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपनी जेब से पैसा निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको ज़रूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देख लें कि वाकई क्या इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज़ पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीज़ें लेकर आते हैं और हमें वह चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज़ लेनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी शौक न पालें। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक है। आज के समय में नॉर्मल का फ़ोन आ रहा है और वहीं पर लाख का भी फ़ोन आ रहा है। दोनों में फ़र्क इतना है, किसी को का फ़ोन रखने का शौक है तो किसी को लाख का रखने का शौक है। हाँ, यहाँ पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फ़ोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है। तो यह शौक ही तो हुआ।
शौक है तभी तो उसने महंगा फोन रखा। इसीलिए महंगाई का कारण है शौक, और किसी भी चीज की महंगाई नहीं है। इसीलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि हमें वह चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि ना लोगों का शौक खत्म होगा और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसीलिए अपने शौक पर काबू करें, जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वो पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में चाणक्य ने कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है, ताकि उन खर्चों को आपको कंट्रोल में करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसा बचे और जरूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब जरूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। दोस्तों, आइए अब इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो औरतें रहती थीं। एक के पास एक भैंस थी और एक के पास एक बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत जानी ही नहीं और वह दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वह औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी और वह दूध की एक एक बूंद को बचाकर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकाल लेती थी। धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोच ही नहीं थी। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमानों को तो रूखी रोटी नहीं खिलाया जा सकता, यह तो आप हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से एक पांव घी ले आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस का दूध निकालकर घी निकालूंगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको उधार के तौर पर घी दे देती है और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। यह एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बार घी दी थी तो मैं वह घी वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे घी क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत ज्यादा दूध होता है। मैं तो खुद उससे घी निकाल लूंगी, मैं भला तुझसे घी क्यों उधार लूंगी? यह कहकर वह देने से मना कर देती है और फिर बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको यह पता था कि कोई भी अब मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि उसके पास तो भैंस है, लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोली, पर इस बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा? ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे और फिर वह बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलवाया और फिर वह औरत भी उस गुरु के पास पहुंच जाती है और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव, ये झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इससे घी क्यों लूंगी? अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जरूरत हो गई कि एक भैंस वाली को बकरी वाली से घी उधार लेना हुआ? अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ
और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती है और उसने तो सिर्फ अपना हाथ धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटे रखे जाते हैं, तभी वह गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी ली थी और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लिया और हाथ पैर मुंह सब धो भी लिया। यह होती है किसी भी चीज की अहमियत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धोकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज की हमको कोई कदर नहीं होती, वह भले ही हमारे पास कितने भी हो, वह नष्ट हो ही जाती है, वह खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो जरूर उससे हम फायदा ले सकते हैं। बकरी रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उससे मक्खन निकाली और उससे घी बनाई, जबकि भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी। इसीलिए इतने दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसे वापस दे दूंगी। इसके बाद गुरु कहते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहा, तो यह वीडियो आपके लिए है। जब कोई भाव नहीं देता तो हमारा दिल बहुत दुखता है, लेकिन जब वह व्यक्ति भाव नहीं देता जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद हो, तो मानो दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, जिनका उपयोग करके आप उस व्यक्ति को खुद से बातचीत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वह व्यक्ति जो आपको इग्नोर कर रहा है, वह खुद आपके पास आकर बात करेगा और आपके लिए तड़प जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो शुरू करने से पहले ला इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोज ऐसी ही काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है धैर्य और संयम। चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। धैर्य का अर्थ है समय की प्रतीक्षा करना और तत्काल परिणाम की अपेक्षा न करना। स्विंग से सीखते हैं कि सफलता की कुंजी धैर्य में है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं। यह मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। संयम का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और आवेगपूर्ण कार्यों से बचना। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वह अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। जब आप संयमित रहते हैं तो आप अधिक तर्कसंगत और बुद्धिमानी से निर्णय लेते हैं, जिससे आप अपनी प्रतिष्ठा और संबंधों को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि लोग उन व्यक्तियों की सराहना करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहते हैं। धैर्य और संयम का सम आपकी शक्ति को बढ़ाता है और आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में मदद करता है।
जब आप धैर्य और संयम के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आप अपने कार्यों और शब्दों में परिपक्वता और विश्वास प्रदर्शित करते हैं। लोग आपकी इस स्थिरता और शांति को देखकर प्रभावित होते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति के ये गुण न केवल आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करते हैं बल्कि दूसरों को भी आपकी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें आपके प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार दूसरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए वह है स्वयं में सुधार। चाणक्य के अनुसार स्वयं में सुधार करना और अपनी योग्यता और क्षमताओं को निरंतर बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वयं में सुधार का अर्थ है अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार को समय समय पर उन्नत करना। यह प्रक्रिया आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। जब आप अपने कौशल और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं के प्रति अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, जो आपके कार्यों और निर्णयों में परिलक्षित होता है। अपने काम और व्यवहार में उत्कृष्टता प्रदर्शित करना भी चाणक्य के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है कि आप जो भी कार्य करें उसे पूर्ण निष्ठा, समर्पण और गुणवत्ता के साथ करें। उत्कृष्टता का लक्ष्य केवल अपने कार्यों को बेहतर बनाने में नहीं है बल्कि यह दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने में भी है। जब आप अपने काम में उत्कृष्टता दिखाते हैं तो लोग न केवल आपके प्रयासों की सराहना करते हैं बल्कि वे आपसे सीखने और प्रेरित होने की कोशिश भी करते हैं। जब आप अपनी योग्यता और क्षमताओं को बढ़ाते हैं और अपने काम में उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण न केवल आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण होता है बल्कि आपके अनुशासन, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण भी होता है। लोग ऐसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्वयं को निरंतर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और जो अपने कार्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार स्वयं में सुधार करना और उत्कृष्टता प्रदर्शित करना न केवल आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल बनाता है बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करता है और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। चाणक्य नीति के अनुसार तीसरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए वह है सदाचार और विनम्रता। चाणक्य नीति में सदाचार और विनम्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सदाचार का अर्थ है नैतिकता, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार का पालन करना। यह सुनिश्चित करता है कि आपके कार्य और शब्द सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित हों। सदाचारी व्यक्ति समाज में एक सकारात्मक छवि बनाता है और लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित करता है। जब आप सदाचार का पालन करते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपके साथ व्यवहार करने में सहज महसूस करते हैं। विनम्रता भी चाणक्य के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विनम्रता का अर्थ है अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना और दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना। विनम्र व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करता है और कभी भी अपनी उपलब्धियों या योग्यताओं का घमंड नहीं करता। जब आप विनम्रता से व्यवहार करते हैं तो लोग आपकी विनम्रता और सरलता की सराहना करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व को आकर्षक और सम्माननीय बनाता है। अपने शब्दों और कार्यों में हमेशा विनम्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह केवल एक गुण नहीं है बल्कि यह आपके संचार और संबंधों को मजबूत बनाने का एक तरीका भी है। जब आप विनम्रता और सदाचार का पालन करते हैं तो आप लोगों के दिलों में स्थान बनाते हैं और वे आपकी संगति में रहना पसंद करते हैं। यह आपके नेटवर्क को बढ़ाने और मजबूत करने में भी मदद करता है। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार सदाचार और विनम्रता का पालन करना न केवल आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है बल्कि यह आपको समाज में एक सम्मानजनक स्थान भी प्रदान करता है। जब आप नैतिकता और विनम्रता से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार चौथी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए वह है साहस और आत्मविश्वास।
इसे करने के बाद भाव ना देने वाला व्यक्ति आपके लिए तड़प जाएगा। लेकिन इसे समझने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने उस खास व्यक्ति के खातिर जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चाणक्य नीति के अनुसार साहस और आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता के महत्वपूर्ण गुण हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने विचारों, क्षमताओं और निर्णयों में विश्वास रखते हैं। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आप अपने कार्यों और विचारों को दृढ़ता से प्रस्तुत करते हैं। यह न केवल आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों को भी यह विश्वास दिलाता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की बातें और कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं और वे उसकी राय और सुझावों को गंभीरता से लेते हैं। साहस भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो चाणक्य नीति में विशेष महत्व रखता है। साहस का अर्थ है किसी भी चुनौती या कठिनाई का सामना करने की हिम्मत और इच्छा शक्ति, जो आपको जोखिम उठाने, नए अवसरों का पीछा करने और असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखने की क्षमता देता है। जब आप साहस दिखाते हैं तो आप न केवल अपनी सीमाओं को पार करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। साहसी व्यक्ति हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और धीरज बनाए रखता है, जिससे लोग उसकी तारीफ और सम्मान करते हैं। साहस और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व हमेशा दूसरों को प्रभावित करता है। जब आप आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने विचारों और कार्यों को प्रस्तुत करते हैं तो लोग आपके दृढ़ विश्वास और उत्साह को महसूस करते हैं। यह उनके मन में आपके प्रति एक सकारात्मक और प्रभावशाली छवि बनाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ लोग सहयोग करना और उसकी नेतृत्व क्षमता को मान्यता देना पसंद करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार पांचवी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है समय की प्रतीक्षा। चाणक्य नीति के अनुसार सही समय की प्रतीक्षा करना किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही समय पर किया गया कार्य सबसे प्रभावी और फलदायक होता है। अक्सर हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं या कार्य करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करना चाहिए और तभी कार्य करना चाहिए जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में हों। पहला पहलू सही समय की प्रतीक्षा करने का यह है कि हमें अपने लक्ष्य और परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। सही समय की प्रतीक्षा करने से हमें यह सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी योजना मजबूत और ठोस है। यह हमारी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है और हमें अनावश्यक जोखिमों से बचाता है। दूसरा पहलू यह है कि सही समय की प्रतीक्षा करना हमें धैर्य और संयम सिखाता है। जीवन में कई बार हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और यह महत्वपूर्ण है कि हम धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करें। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। सही समय का इंतजार करने से हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करने का मौका मिलता है, जिससे हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अंत में सही समय पर किया गया कार्य न केवल हमें सफलता दिलाता है, बल्कि यह हमारे कार्यों को प्रभावी और सम्मानजनक भी बनाता है। जब हम सही समय का इंतजार करते हैं और तभी कार्य करते हैं जब परिस्थितियां अनुकूल हों, तो लोग हमारी समझदारी और धैर्य की सराहना करते हैं। यह हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और हमें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार सही समय की प्रतीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें धैर्य, संयम और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार छठी और आखिरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है संबंधों का निर्माण। चाणक्य नीति के अनुसार सफल होने के लिए संबंधों का निर्माण और प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासकर
जब आपका लक्ष्य किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना हो तो आपको उन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो उस व्यक्ति के निकट होते हैं। यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होता है। पहला कदम यह है कि आप लक्षित व्यक्ति के आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। इसका मतलब है कि आप उनके साथ सहानुभूति, सहयोग और सम्मान का व्यवहार करें। जब आप इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके साथ समय बिताएंगे तो वे आपकी सकारात्मकता और गुणों को पहचानेंगे। यह संबंध धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे और आप उनके सर्कल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा कदम यह है कि आप अपने कार्यों और व्यवहार में ईमानदारी और समर्पण दिखाएं। जब आपके आसपास के लोग देखेंगे कि आप अपने काम में कितने समर्पित और ईमानदार हैं तो वे आपकी सराहना करेंगे। यह सराहना धीरे धीरे लक्षित व्यक्ति तक पहुंचेगी, जिससे वह भी आपके गुणों और क्षमताओं को पहचान सकेगा। आपकी सकारात्मक छवि उनके मन में बन जाएगी और वे स्वतः ही आप पर ध्यान देने लगेंगे। तीसरा कदम यह है कि आप अपनी बातों और कार्यों में सद्भावना और सहयोग दिखाएं। आपके आसपास के लोग जब देखेंगे कि आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सहयोग करते हैं तो वे आपकी प्रशंसा करेंगे। इससे न केवल आपके संबंध मजबूत होंगे बल्कि लक्षित व्यक्ति भी आपके इस गुण को सराहे और आपसे प्रभावित होगा। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार संबंधों का निर्माण और प्रबंधन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप लक्षित व्यक्ति के आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे और उनके साथ सहयोग करेंगे तो वे आपकी सराहना करेंगे और आपकी सकारात्मक छवि लक्षित व्यक्ति तक पहुंचेगी। इससे वह व्यक्ति भी आपके प्रति आकर्षित होगा और आपसे बातचीत करने में रुचि दिखाएगा। दोस्तों, न जाने कितने लोग इसी तरह किसी के इग्नोर करने से परेशान हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। धन्यवाद दोस्तों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही लोग आपको धोखा देकर आगे बढ़ जाते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके करीबी रिश्ते जिनमें आपने बहुत उम्मीदें लगाई थीं अचानक आपको धोखा देकर दूर चले गए? अगर हाँ, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम चाणक्य नीति की उन सीखों के बारे में बात करेंगे जो हमें मतलबी लोगों की पहचान करना सिखाती हैं। आचार्य चाणक्य का मानना था कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी किसी के झांसे में नहीं आएंगे और मतलबी लोगों से दूर रहकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। चाणक्य की नीति सिखाती है कि जब भी कोई व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए आपके करीब आता है तो वह व्यक्ति मतलबी हो सकता है। इन लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे दिखावे में मीठे और मददगार लगते हैं, लेकिन अंदर से उनके इरादे स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग आपको धोखा देकर आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो वे आपकी परवाह नहीं करते। इस वीडियो के माध्यम से हम चाणक्य की उन नीतियों पर चर्चा करेंगे जो आपको ऐसे स्वार्थी लोगों की पहचान करने में मदद करेंगी। ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि एक बार अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो आप अपनी जिंदगी में बेहतर रिश्तों और विश्वास पात्र लोगों का चयन कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करें। मतलबी लोगों की पहली पहचान चाणक्य ने बताई है कि वे केवल तब आपके करीब आते हैं जब उन्हें आपसे कोई फायदा हो। चाणक्य कहते हैं कि मतलबी लोग आपके साथ तभी नजर आते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम हो। यह लोग आपको तब तक अनदेखा करेंगे जब तक उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती। जब उनका काम निकल जाता है तो वे आपको नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे लोग दिखावे में अच्छे और मददगार लग सकते हैं, लेकिन उनके इरादे हमेशा स्वार्थी होते हैं। जब तक आप उन्हें कुछ फायदा पहुंचाते हैं तब तक वे आपके साथ बने रहते हैं, चाहे वह पैसों की मदद हो या किसी अन्य प्रकार की सहायता। यह लोग आपके आसपास मंडराते रहते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है
तो वे न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदारी है, क्योंकि यह लोग आपकी जिंदगी में केवल अस्थायी रूप से होते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग तभी आपके पास आते हैं जब उन्हें किसी मदद की जरूरत होती है, जैसे कि पैसों की या किसी काम में मदद की। जब उनका काम हो जाता है तो वे आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि वे सिर्फ अपने लाभ के लिए आपके साथ होते हैं। इसीलिए अपने जीवन में केवल उन लोगों को महत्व दें जो बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़े हों। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी होना जरूरी है, वरना आपका दिल बार बार टूटेगा। याद रखें, चाणक्य की यह नीति आपको उन स्वार्थी लोगों से बचने में मदद करेगी जो केवल अपने फायदे के लिए आपके जीवन में होते हैं। मतलबी लोगों की दूसरी पहचान चाणक्य ने बताई है कि वे आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना था कि मतलबी लोग आपकी कमजोरियों को ढूंढकर उसका फायदा उठाते हैं। वे जानबूझकर आपकी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं ताकि वे आपको मानसिक रूप से नियंत्रित कर सकें। ऐसा व्यक्ति आपको धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लेता है, ताकि जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब वह आपकी भावनाओं के साथ खेल सके। ये लोग अक्सर आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं और आपकी असुरक्षा को गहरा कर देते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा समर्थन और सहानुभूति की आवश्यकता होती है तो ये लोग आपकी कमजोरियों को उभार कर आपको और भी कमजोर बना देते हैं। उनकी चालाकी यह होती है कि वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और आपको हमेशा कमजोर बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक सहकर्मी जो आपके काम में छोटी छोटी गलतियों को बार बार उजागर करता है, यह दर्शाता है कि वह आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। या फिर एक रिश्तेदार जो आपकी असफलताओं का मजाक बनाता है और हर मौके पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वह भी एक मतलबी व्यक्ति की निशानी हो सकती है। ऐसे लोग केवल आपको कमजोर करके अपने फायदे की सोचते हैं। इसीलिए चाणक्य की नीति यह सिखाती है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है जो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आपको अपनी ताकत को पहचान कर ऐसे स्वार्थी लोगों से दूरी बनानी चाहिए, ताकि वे आपके आत्मविश्वास को कम न कर सकें। मतलबी लोगों की तीसरी पहचान चाणक्य ने बताई है कि वे दिखावे में मीठे और पीछे से धोखेबाज होते हैं। चाणक्य का कहना था कि ऐसे लोग सामने से आपके साथ बहुत मीठे और दयालु होते हैं, लेकिन जब आप उनकी नजरों से दूर होते हैं तो वे आपकी बुराई करने से नहीं चूकते। ऐसे लोग आपके सामने अच्छे बनने का दिखावा करते हैं ताकि आप उन पर भरोसा कर सकें, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ आपका फायदा उठाना होता है। ये लोग हमेशा आपकी तारीफों के पुल बांधते रहेंगे ताकि आपको लगे कि वे आपके सच्चे मित्र हैं, लेकिन जब आप वहां नहीं होते तो वे आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं। उनके शब्द और उनके कार्यों में हमेशा एक अंतर होता है जिसे समझ